चलिए आपको सीधे बेंगलोर लिए चलते हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। उसके बाद वायु वीरों का दम आप देखें किस तरीके से हवा में हैरत अंगेज कारनामे यहाँ पर किए जा रहे हैं। एयर शो में शामिल देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जानकारी। अमेरिका, पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। इजराइल भी इसमें हिस्सा ले रहा है। 2 घंटे तक पीएम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो देख रहे हैं किस तरीके से वायु वीर हवा में अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। और सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया की नजर है, दुनिया देख रही है इस वक्त वायु वीरों का दम। बेंगलुरु में आज से 14वें एरो इंडिया की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया कुछ ही देर पहले। उनकी मौजूदगी वहां पर वो बैठ करके वहां पर कर्तव्य देख रहे हैं। Keep following the aircraft with a bank. Here he comes, 12 o'clock to us. 14वें एरो इंडिया की शुरुआत आज से हो गई है। इसका उद्घाटन पीएम ने किया। उसके बाद आसमान में, हवा में हैरत अंगेज दिखाए जा रहे हैं वायु वीरों की तरफ से। और हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया देख रही है इस वक्त। बेंगलुरु की ये तस्वीरें जिन पर विश्व भर की नजर। 2 घंटे तक इस पूरे समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। वो यहाँ पर रह करके इन कारनामों को वायु वीरों के देखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से उनको त्रिपुरा भी जाना है। वहाँ पर उनकी सभा भी होने वाली है, चुनावी सभा। इससे पहले बेंगलुरु में मौजूदगी पीएम मोदी की और यहाँ पर वायु वीरों की तरफ से जो परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं उसको देख रहे हैं पीएम मोदी। All the Sukhoi at all speed regimes. And now coming in for the high-speed run along the days. This aircraft is now running at 900 kmph. अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। वहां से सीएम योगी का संबोधन आ रहा है। G20 समिट को संबोधित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नेंस के विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीक और डिजिटाइजेशन को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को अपनी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी की जितनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह भारत की कुल आबादी का लगभग हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग इतनी बड़ी आबादी के साथ में पूरी पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं और तकनीक का लाभ किस रूप में प्रदेश के वासियों को प्राप्त हो रहा है, यह देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 फेयर प्राइस शॉप्स हैं। अक्सर एक बात की शिकायत होती थी आज से 6 वर्ष पहले कि इसमें खाद्यान्न गरीबों को नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोगों ने जब उसमें ई पॉस मशीन लगाई, ई पॉस मशीन के माध्यम से प्रदेश के अंदर से हमने उनकी मॉनिटरिंग करनी प्रारंभ की। आज परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और तकनीक का उपयोग कराने के बाद 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी प्रदेश को इसके माध्यम से हुई है। इसी प्रकार से जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी आज परिवर्तन हम सबको देखने को मिलते हैं, वह तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान प्रदेश के अंदर
हम लोगों ने अब तक 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर 6.25 करोड़ कोविड टेस्ट कराने में भी हमने सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए आज व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं और आज उसका परिणाम है कि देश की 25 करोड़ की आबादी के सबसे बड़े प्रदेश में हर ओर वह परिवर्तन हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। मित्रों, डिजिटल तकनीक आज की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम भी कर सकते हैं। और भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान जिस तेजी से इस क्षेत्र में न केवल परिवर्तन लाया है बल्कि 140 करोड़ की आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है, वह दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखें तो 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 1 करोड़ उन लोगों को जो निराश्रित महिलाएं थी, वृद्धावस्था में निराश्रित वृद्धजन थे या दिव्यांगजन थे, उनको पेंशन की सुविधा का लाभ हम लोग इस तकनीक के माध्यम टीबीटी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर 1 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा हम डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को जो काफी वीकर सेक्शन के हैं, उन्हें यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी हम डीबीटी के माध्यम से धनराशि उनके अकाउंट में भेजते हैं और वे स्वयं अपने उसके माध्यम से अपनी राशि को खरीदते हैं। अपने लिए जो भी उनके लिए उपयोगी हो, यूनिफॉर्म बनाने का काम करते हैं या बैग और बुक्स का क्रय उस धनराशि से स्वयं करते हैं। किसानों को मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा डीबीटी के माध्यम से हम उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट की पूरी पॉलिसी को हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है और प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर ई ऑफिस की प्रणाली लागू होने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता आई है। प्रदेश न केवल अब कृषि और अपने जल संसाधन के लिए और युवा शक्ति के लिए, बल्कि एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक जगत में भी हम सबके सामने देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा अभी 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इन्वेस्टर समिट से वैश्विक व्यापारिक समुदाय से 40 देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें प्रतिभाग किया था और उस पूरे आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए। इसके लिए हमें तकनीक को अपनाना पड़ा था, जिसमें प्रदेश के अंदर हम लोगों को किसी भी एमओयू की मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश सारथी के रूप में यहां पर अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया। सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निवेश मित्र के रूप में हमने यह सुविधा हर एक निवेशक को उपलब्ध करवाई और जो भी निवेशक प्रदेश के अंदर निवेश करे तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे।
वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग क्षेत्र पर हमारा फोकस है, सरकार का फोकस है, इस बात का भी जिक्र वो कर रहे हैं। डिजिटली किस तरीके से और स्ट्रांग होना है, सक्षम होना है, कुशल होना है, इसी को लेकर वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की भी मौजूदगी है। सीएम योगी ने बताया कि अभी तक क्या कुछ हुआ और आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। तीन दिन तक ये समिट चलने वाला है। 3 दिन तक बैठकों का दौर लगातार चलेगा और डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें सीएम योगी को आप सुन रहे थे, डिजिटली भारत का फोकस लगातार और मजबूत होने पर है। उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका उसमें रही है और क्या रहने वाली है, इसी को लेकर सीएम योगी अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की दहाड़, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। आगे बढ़े खबरों की तरफ और दिल्ली से खबर है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन में के मंच पर बवाल हो गया था। आप ये जानते हैं ये खबर। उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा कि अल्लाह और ओम एक है। इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच को छोड़ दिया था। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की गई जैन धर्मगुरु की ओर से। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। ये मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है। मेरे पिता तुल्य है। मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मदनी के बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। इतना ही नहीं, साधु संतों ने भी अरशद मदनी के इस बयान पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। मत है कि सभी जात और धर्म एक समान है। समाजवादी पार्टी गरीबों, मजदूरों और किसानों, वंचितों के लिए काम करना चाहती है। शब्दों को जो उच्चारण कर रहे हैं एकदम झूठा है। इस्लाम आज से 14 वर्ष पहले आया है। इसके पहले इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं था। हमारे बहुत से संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ और बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं जो सृष्टि के आदि से आए हैं। भगवान श्री राम का ही जो जन्म हुआ है वही लगभग 9 लाख वर्ष पहले हुआ। वो विद्वान तो है नहीं। यदि जो अच्छी तरह से नवाजी होता है, जो नवाज अदा करते हैं, तो इस समय के बयान नहीं देते हैं, तो राजनीति बयान है। उन्हें इबादत से मतलब है या उन्हें राजनीति से मतलब है? इबादत एक अलग शब्द है, उपासना अलग शब्द है। उपासना कोई राजनीति या इबादत कोई राजनीति वो नहीं है। तो ये जो बयान है इसका हम घोर निंदा करते हैं और उनको ये बचकाना हरकत है और उन्होंने ये जो बयान दिया। अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, इस्लाम और ओम का एक अर्थ होता, तो क्या ओम के मानने वाले, सनातन के मानने वाले का सर कलम इस इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा क्यों होता? इसके नाते मौलाना मदनी का भाषा ठीक नहीं है और सनातन परंपरा आज से नहीं अनाज से चली आ रही है। लेकिन मौलाना मदनी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अनर्गल वार्तालाप करते हैं और यह वार्तालाप इनको बंद करना पड़ेगा कि कम से कम सनातन की और इस्लाम की तुलना
इतिहास की दृष्टि से समान नहीं हो सकती। मदनी ने जो भी कहा है वो अपने मन से कहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका खंडन करते हैं। तो ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। तो ऐसे में अगर मान लो लोगों को बुरा लगा है तो मदनी जी को चाहिए कि वो अपना सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि जो मुझसे निकल गया भाई, वो आइंदा मैं इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। सभी की बातें आपने सुनी है, विरोध इसको लेकर हो रहा है, लेकिन क्या बोले हैं अरशद मदनी एक बार आप जान लीजिए। हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे, उन्होंने कहा ना श्री राम थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे। जब कोई भी नहीं था तो मनु पूछते किसको थे, इसको लेकर सवाल भी उन्होंने किया। कोई कहता है कि शिव को पूछते थे, बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूजते थे, ये उन्होंने कहा। ओम कौन है बता रहे हैं वो, ओम कौन है कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने कहा उसका कोई रूप रंग नहीं है, इन्हें हम अल्लाह कहते हैं और इन्हीं को ही आप ईश्वर कहते हैं, ये उन्होंने कहा। हमारा तो ये अकीदा है कि या अल्लाह मतलब यानी कि ओम, ये दोनों ही एक हैं। तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं थे, हम जिसे आदम कहते हैं वही मनु, और आदम की औलाद को आदमी कहते हैं, ये उन्होंने कहा, और मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। ये पूरी डेफिनेशन वो बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु के एरो इंडिया शो का हुआ आगाज, पीएम मोदी की मौजूदगी में मेक इन इंडिया का दम देख रही है दुनिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में हुई शामिल। 10 मेधावी छात्रों को दिए गए गोल्ड मेडल और डिग्रियां। राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के करेंगी दर्शन, गंगा आरती में होंगी शामिल। काशी में कड़े किए गए सुरक्षा बंदोबस्त। लखनऊ में आज से G20 देशों का महाकुंभ, 3 दिनों तक शहर में रहेंगे विदेशी मेहमान। सीएम योगी ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन, तैयारियों का लिया जायजा। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की आज हो सकती है घोषणा, नई कार्यकारिणी में 120 सदस्यों को मिल सकती है जगह, अगड़ी जाति को मिल सकता है मौका। मुरादाबाद के चंचलियाट मामले में आज आजम खान और अब उनके साथियों पर आ सकता है फैसला। 1 फरवरी को कोर्ट में बहस पूरी हो गई है, कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला। कानपुर के बिकरू कांड में आज होगी सुनवाई, पुलिस ने 45 से 50 लोगों पर दर्ज करवाया था मुकदमा। पिछली सुनवाई में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन नहीं हो पाई थी सुनवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का दूसरा दिन, आज सीएम क्यों गांवों से हो रहा है पलायन, इस विषय पर छात्रों से करेंगे संवाद। विकास भवन में अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक। 4 धाम यात्रा के दौरान मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर लग सकती है फीस, बद्री केदार मंदिर समिति लागू करने जा रही है नई व्यवस्था। आज बीकेटीसी का एक दल दूसरे राज्यों में जाकर के अध्ययन करेगा। अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं, विपक्ष उठाएगा जेपीसी जांच की मांग। रजनी पाटिल के निलंबन पर भी हो सकता है हंगामा। पीएम मोदी आज त्रिपुरा में दोपहर 3:30 बजे चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अगरतला में होनी है सभा, 16 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं। इंदौर में आज से G20 कृषि कार्य समूह की बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे उद्घाटन। 15 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचेंगे आज एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, धाम में करेंगे पूजा अर्चना। चीन समेत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत, नहीं देनी होगी कोविड की रिपोर्ट। कोरोना के घट रहे मामलों पर लिया गया फैसला। अतीक अहमद के करीबी जिशान पर जानलेवा हमले का मामला, फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने की तैयारी में पुलिस। पूरा मुफ्ती थाने में जिशान ने दर्ज करवाया था मुकदमा। सीतापुर में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने कुचला, तीनों की मौके पर ही मौत। सिधौली महमूदाबाद मार्ग पर हुआ हादसा, शादी समारोह से वापस लौट रहे थे सभी। प्रतापगढ़ में चाय की गुमटी में भड़की आग, आग की लपटों ने लिया विकराल रूप। आसपास के 4 दुकानों को जद में लिया, सभी दुकानें जलकर राख। प्रयागराज में डांस करते वक्त व्यापारी को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। शादी की सालगिरह पर पार्टी रखी थी, डांस के दौरान वीडियो आया सामने। मेरठ में नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार हुआ, 2-2 हजार के 10 नकली नोट बरामद किए गए। युवक के साथी मौके से भागे, देहली गेट थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ के परतापुर में एसओजी और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 गौ तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुए। वारदात को अंजाम देने जा रहे थे स्कूटी सवार गौ तस्कर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया खेलो विंटर गेम्स में उत्तराखंड की टीम का शानदार प्रदर्शन। रविवार को उत्तराखंड की टीम ने 4 गोल्ड मेडल समेत 11 मेडल अपने खाते में डाले। अमेरिका के ह्यूरन लेक पर आसमान में नजर आई एक संदिग्ध चीज, अमेरिका ने एक बार फिर लिया एक्शन, हवा में ही उड़ाया।
तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 35,000 के करीब जा पहुंचा। 90,000 के करीब लोग घायल हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।